हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका आज की इस मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम मिलकर क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एकदम मास्टर कर लेंगे। आई नो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के बाद ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, बिल्कुल ईजी और सुपर इंटरेस्टिंग। तो अपनी नोटबुक्स और पूरा फोकस लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एकदम माइंड ब्लोइंग फैक्ट के साथ। सोचो, कभी सोचा है आपने कि एल्यूमिनियम, जिसे हम आजकल खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर में यूज करते हैं, वो एक जमाने में सोने से भी ज्यादा महंगा था? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 19th सेंचुरी में एल्यूमिनियम को उसके ओर से निकालना इतना इतना ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव था कि इसे दुनिया के सबसे रेयर मेटल्स में गिना जाता था। एक कहानी है कि फ्रांस के एम्परर नेपोलियन द थर्ड अपने सबसे खास, सबसे वीआईपी गेस्ट को एल्यूमिनियम के बने चम्मच और कांटे से खाना खिलाते थे, जबकि बाकी लोगों को नॉर्मल सोने या चांदी के बर्तनों में। कैन यू इमेजिन? एल्यूमिनियम उस वक्त वेल्थ और स्टेटस का अल्टीमेट सिंबल था। अमेजिंग, राइट? और ये देखिए, एक और नंबर 92। क्या है ये नंबर, कोई आइडिया? देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 नोन एलिमेंट्स हैं, राइट? तो उनमें से पूरे के पूरे 92 एलिमेंट्स मेटल्स हैं। दैट्स मोर देन 3/4। इस एक नंबर से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मेटल्स हमारी दुनिया के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में आयरन से लेकर हमारे फोन्स में लिथियम तक, हम लिटरली मेटल से घिरे हुए हैं। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? हम इस चैप्टर को कॉन्कर कैसे करेंगे, ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम दुनिया मेटल्स की में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे, फिर केमिकल रिएक्टिविटी का खेल खेलेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेटल कितना पावरफुल है। उसके बाद धरती से धातु तक यानी मेटलर्जी की एक फैसिनेटिंग जर्नी पर चलेंगे। फिर जंग, धातु का दुश्मन, से बचने के तरीके सीखेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तैयार सेक्शन में हम कुछ टॉप बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स। यहां हम सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर एक मेटल मेटल क्यों है? व्हाट मेक्स इट अ मेटल? और वो नॉन मेटल से इतना अलग क्यों है? इस सेक्शन में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आराम से एक एक करके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ये इस चैप्टर की नींव है, इसकी फाउंडेशन है और इसको मजबूत करना बहुत बहुत जरूरी है। आप जरा इस स्लाइड को आराम से देखिए। यहां हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस का सीधा सा मतलब है चमक, शाइन। आपने देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब की अपनी एक नेचुरल ब्यूटीफुल शाइन होती है। नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड आमतौर पर डल होते हैं, उनमें ऐसी चमक नहीं होती। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, मैल्यूबिलिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैल्यूबिलिटी का मतलब है कि आप मेटल्स को हैमर से पीट पीट कर पतली शीट्स यानी चादर बना सकते हो। बेस्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं। नॉन मेटल्स वो ब्रिटल होते हैं, यानी उन पर हथौड़ा मारोगे तो वो बेचारे टूट कर बिखर जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसका मतलब है कि मेटल्स को स्ट्रेच करके, खींचकर पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है वो कॉपर से बनी है। ये डक्टिलिटी का ही तो कमाल है। चौथी प्रॉपर्टी, सोनोरस। जब आप किसी मेटल पर स्ट्राइक करते हो तो एक रिंगिंग साउंड आती है, टन। आपकी स्कूल बेल याद है? वो इसीलिए बजती है क्योंकि मेटल्स सोनोरस होते हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो हमारे कुकिंग पैन्स मेटल के होते हैं, ताकि हीट आसानी से ट्रांसफर हो। और बिजली के तार भी मेटल के ही होते हैं। तो हमने क्या देखा? मेटल्स आर लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस और गुड कंडक्टर्स। ये 5 पॉइंट्स एग्जाम के लिए याद कर ले। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए, राइट? अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे एक्साइटिंग, सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यही शुरू होता है असली खेल, द गेम ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। इसे आप एक रेस की तरह समझो, जहां अलग अलग मेटल्स एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सबसे स्लो और कौन बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये टॉपिक, आई मस्ट टेल यू, बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट है, इसलिए यहां पर अपना 100% फोकस चाहिए। इस रेस का जो रिजल्ट है ना, जो फाइनल स्कोर कार्ड है, उसे हम कहते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बेसिकली एक लिस्ट है, एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें सारे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे अरेंज किया गया है। जो मेटल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वो इस रेस का चैंपियन है। और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है, एकदम शांत, नॉन रिएक्टिव। ये सीरीज आपको आगे आने वाले केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने में इतनी मदद करेगी, इसको समझना और याद करना केमिस्ट्री में आपके लिए एक सुपर पावर जैसा है। और ये रही वो मैजिकल लिस्ट। ध्यान से देखिए इसको। सबसे ऊपर टॉप पर हैं सुपरस्टार्स पोटेशियम,
के और सोडियम Na। ये इतने ज्यादा, इतने वायलेंटली रिएक्टिव हैं कि हवा के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। फिर आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बीच में आते हैं जिंक, आयरन, लिड। अब यहाँ एक स्पेशल एंट्री देखिए, हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसे यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट, एक बेंचमार्क की तरह रखा गया है। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और एसिड से हाइड्रोजन गैस को किक आउट कर सकते हैं, और जो नीचे हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वो कम रिएक्टिव हैं। इसीलिए तो गोल्ड और सिल्वर की इतनी कीमती ज्वेलरी बनती है, क्योंकि वो आसानी से किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, सालों साल वैसे ही रहते हैं। चलो अब इस सीरीज को लाइव एक्शन में देखते हैं। यह है एक क्लासिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इमेजिन कीजिए हमने एक आयन नेल यानी लोहे की कील Fe ली और उसे कॉपर सल्फेट CuSO4 के ब्यूटीफुल ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज को अपने माइंड में लाइए। आयन Fe कॉपर Cu से ऊपर है, यानी आयन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है। तो आयन क्या करेगा? वो आएगा और कॉपर को उसके सॉल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। इससे क्या होगा? एक नया कंपाउंड बनेगा, आयन सल्फेट FeSO4, जिसका रंग हरा होता है। तो आपको एक क्लियर कट कलर चेंज दिखेगा, नीले से हरा। वाओ! ये एक्सपेरिमेंट इस बात का जिंदा सबूत है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो छोटा सा रिकैप, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की रैंकिंग है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज समझ ली? फैंटास्टिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, धरती से धातु तक। अब हम ये समझेंगे कि ये जो सारे मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हम तक आते कैसे हैं। ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं अपने रॉ फॉर्म में, इंप्योरिटीज के साथ, जिसे हम ओर यानी अयस्क कहते हैं। ओर से प्योर मेटल तक का जो सफर है ना, उसी को मेटलर्जी कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ साइंटिफिक ट्रेजर हंट। मेटलर्जी के इस ट्रेजर हंट में ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें हम ओर में से मिट्टी, रेत, पत्थर जैसी बेकार की इंप्योरिटीज, जिनको गैंग कहते हैं, उन्हें हटाते हैं। बेसिकली ये ओर की सफाई का प्रोसेस है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड। इसमें हम साफ किए हुए ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। इसके 2 तरीके हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तीसरा स्टेप है रिडक्शन टू मेटल। इसमें हम मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाकर प्योर मेटल हासिल करते हैं। और आखिरी फाइनल स्टेप है रिफाइनिंग फॉर प्योरिटी। इसमें मेटल को और भी ज्यादा साफ किया जाता है ताकि हमें 99.9% प्योर मेटल मिल सके। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, फ्रॉम रॉ और टू प्योर शाइनी मेटल। ओके, इस स्लाइड पर तो आप 5 स्टार लगा लीजिए। बोर्ड एग्जाम का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है। स्टेप 2 यानी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 मेन मेथड्स हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इनका डिफरेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सो लिसन केयरफुली। रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। इसमें ओर को बहुत सारी एयर यानी एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जोर से हीट किया जाता है। याद रखने का तरीका, S फॉर सल्फाइड, S फॉर स्ट्रॉन्ग एयर, सिंपल। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। इसमें ओर को लिमिटेड या बिल्कुल नो एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कट द एयर। सिंपल राइट? दोनों का मकसद एक ही है, ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलना, लेकिन मेथड ओर के टाइप पर डिपेंड करता है। अब आते हैं आखिरी स्टेप यानी रिफाइनिंग पर, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो हम कॉपर जैसे मेटल्स के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस में हम इम्प्योर यानी अशुद्ध कॉपर का एक मोटा सा ब्लॉक लेते हैं और उसे बनाते हैं एनोड, यानी वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। एक पतली सी एकदम प्योर कॉपर की स्ट्रिप को हम बनाते हैं कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो देते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब जैसे ही हम करंट पास करते हैं, एक जादू होता है। इम्प्योर एनोड में से प्योर कॉपर के एटम्स निकलकर सॉल्यूशन में घुल जाते हैं और फिर ट्रैवल करके जाकर प्योर कैथोड पर चिपक जाते हैं, यानी डिपॉजिट हो जाते हैं। और सारी गंदगी, सारी इंप्योरिटीज एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। इस प्रोसेस से हमें बिल्कुल एकदम 100% प्योर कॉपर मिलता है। तो इस सेक्शन का रिकैप, मेटालर्जी ओर से मेटल निकालने का प्रोसेस है, जिसके स्टेप्स हैं कॉन्सेंट्रेशन, कन्वर्जन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। तो हमने धरती से प्योर मेटल निकालना सीख लिया, लेकिन मेटल हासिल करने के बाद हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है उसको बचाना उसके सबसे बड़े दुश्मन से, और वो दुश्मन है करोजन, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं।
ये एक ऐसा दुश्मन है जो हर साल हमारे ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, करोड़ों रुपयों का नुकसान करता है। लेट्स एक्सप्लोर दिस एनिमी। तो आखिर कोरोजन है क्या? सिंपल भाषा में ये एक नेचुरल स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट यानी एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं। आयन के केस में इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली रस्टिंग कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप इसका केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। इस रिएक्शन से सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि रस्टिंग के लिए दो चीजें कंपल्सरी हैं, बिल्कुल जरूरी। पहला ऑक्सीजन जो हवा से मिलती है, एंड दूसरा वाटर यानी मॉइस्चर या नमी। अगर इनमें से एक भी चीज एब्सेंट हो तो लोहे को कभी जंग नहीं लगेगा, नेवर। अब दुश्मन की कहानी में एक हीरो भी है। ये है दिल्ली का फेमस आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास शान से खड़ा है। ये पिलर लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। साइंटिस्ट ने स्टडी करके पता लगाया है कि इस पिलर को बनाते वक्त इसके आयरन में हाई फॉस्फोरस कंटेंट छोड़ दिया गया था। इसी फॉस्फोरस ने इतनी सदियों से पिलर के ऊपर एक पतली सी इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे मिसा वाइट कहते हैं, बना रखी है। ये लेयर इसे हवा और नमी से बचाए हुए है। ये हमारे एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट स्किल का एक जिंदा सबूत है। ट्रूली अमेजिंग। तो हम आम जिंदगी में अपने लोहे के सामान को इस जंग से कैसे बचाएं? यहाँ कुछ आसान और सुपर इफेक्टिव मेथड्स हैं। पहला है पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। ये सिंपली मेटल की सरफेस और हवा पानी के बीच एक बैरियर, एक दीवार बना देते हैं, जैसे आपके घर के लोहे के गेट्स पर पेंट किया जाता है। सिंपल। दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं। अब क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो खुद रिएक्ट करके सैक्रिफाइस हो जाता है, लेकिन आयरन को बचा लेता है। इट्स लाइक अ बॉडीगार्ड। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कम रिएक्टिव मेटल जैसे क्रोमियम की शाइनी कोटिंग करते हैं, जो आपकी साइकिल के हैंडल पर चमकती है। और चौथा और सबसे बेस्ट तरीका है अलॉइंग। इसमें हम मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक नया सुपर मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, जो आपके किचन के बर्तनों में यूज होता है और उस पर कभी जंग नहीं लगता। ऑलराइट टीम, हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर करोजन तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का, फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होने का। इस सेक्शन में हम कुछ बोर्ड एग्जाम के फेवरेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को टैकल करेंगे फुल एनर्जी के साथ। लेट्स गेट रेडी। ओके, ये रहा पहला सवाल। एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया। ऐसा क्यों करते हैं और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की थी। रिएक्टिविटी सीरीज को अपने माइंड में लाइए। सोचिए सोचिए, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन या कॉपर? कम ऑन, यू नो दिस। एंड हियर्स द परफेक्ट आंसर। एग्जाम में कैसे लिखना है, सुनो। Point number 1, iron Fe is more reactive than copper Cu as it is placed above copper in the reactivity series. Point number 2, therefore, iron will displace copper from its salt solution, which is copper sulfate. और observations क्या होंगी? पहला, the blue color of the copper sulfate solution will slowly fade and turn light green. और दूसरा, a reddish brown coating of copper metal will be deposited on the surface of the iron nail. ये 2 points लिखे और 2 marks आपके पक्के। चलो, next question. ये भी बहुत कॉमन है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है? उन्हें खुली हवा में क्यों नहीं रखते? इसका जवाब उनकी पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में से जुड़ा है। बिल्कुल सही सोचा। सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम टॉप पर हैं। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें खुली हवा में रखा जाए तो वो हवा की ऑक्सीजन और मॉइस्चर से इतनी तेजी से, इतनी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। केरोसिन ऑयल एक नॉन रिएक्टिव लिक्विड है जो एक बैरियर की तरह काम करता है। वो इन मेटल्स को हवा और नमी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है और इस तरह उन्हें सेफली स्टोर करता है। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? चलो एक फाइनल क्विक समरी करते हैं इन 4 की पॉइंट्स में। फर्स्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग हैं, जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एटसेट्रा। सेकंड, द रिएक्टिविटी सीरीज ही वो रूल बुक है जो डिसाइड करती है कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। थर्ड, मेटलर्जी एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हम ओर को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। एंड फोर्थ, कोरोजन एक नेचुरल दुश्मन है, लेकिन पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग जैसे तरीकों से हम उसे हरा सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए और ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। चलिए इस सेशन को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने अलॉयज के बारे में पढ़ा, जैसे स्टेनलेस स्टील,
क्या आप अपने आसपास ऐसी 3 और एलॉयज के नाम बता सकते हैं जो आप रोज यूज करते हैं, और ये भी कि वो किन किन मेटल से बनी है? छोटा सा हिंट, एक एलॉय से बर्तन बनते हैं, एक से कॉइन्स, और एक शायद आपने पहना भी हो। इस सवाल का जवाब ढूंढिए। ये आपको सिखाएगा कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी लाइफ में हर जगह है। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।